लॉरेंस को बरी कर दिया, क्या कारण रहे हैं उसमें? गोली मारने का जो पूरा घटनाक्रम था वो सारा सीसीटीवी कैमरों के अंदर आ गया। सुभाष बराल डायरेक्ट एक महीने इन्वॉल्व हुआ। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा शूटर तो मैं भेज दूंगा तुम्हारा काम करने के लिए, सरदार राव की हत्या करने के लिए। और ये चुनावी रंजिश थी इनके आपस में। उन्होंने ये बयान दिए कि हरदेव राव ने उस वक्त धमकी दी थी, अच्छा, कि मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तो ये वहाँ से इसने रंजिश प्रारंभ हुई। इनकी भतीजा है सुभाष बराल, ये अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में था और इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बंद था। 3 ने आजीवन कारावास, 6 ने 10 साल की सजा। जी सर। और ये वही शूटर थे जिन्होंने सरदार राव की हत्या की थी, इसलिए उनको 302 में आजीवन कारावास की सजा दी गई। 4-5 हथियारबंद लोग आए, उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां मारी। जो गाड़ी तो जयपुर रोड पे एक दुकान थी, वहां से उन्होंने नेम प्लेट चेंज करवाई। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2025 में 550 प्लस छात्रों ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। टॉप फैसिलिटीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। 23/8/2017 राजनीतिक रंजिश और बिक राजनीतिक रंजिश यानी की हुई, कभी मायने जान गंवानी पड़ी। और मर्डर की बात करा तो जुराठड़ा सरपंच, पूर्व सरपंच सरदार राव दिन दहाड़े गोलियां चाली। और अब बात करा तो सीकर के मायने भी टाइम पर सीकर और पूरा राजस्थान के मायना हंगामो यान को मचो कि दिन दहाड़े गोली चली और सरपंच सरदार राव की हत्या के मायने नाम सामने आयो बड़ा गैंगस्टर सुभाष बराल और लॉरेंस बिश्नोई। मतलब वारदात हुई ही बिका तार है जखा इंटरनेशनल गैंगस्टर की बात करें तो बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई को नाम, और बठ तक जुड़ा तार। पूरा घटनाक्रम कहीं हुयो 23 तारीख, और घटनाक्रम हुयो बिकी शुरुआत खत्म हुई क्योंकि जखी चार्जशीट पेश करी गई है और जखी एक मायने एफआईआर दर्ज करी गई है। बिक मायने बहुत सारा घटनाक्रम यान का बताया है कि पहली कोर्ट में धमकी दी गई कि जान से मार देंगे, और वो पूरा घटनाक्रम है बिकी पैरवी करवागड़ा परिवादी की पैरवी करी है। अपने साथ में राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने साथ में, और बाकी पूरी टीम भी साथ के मायने है। केस ने की साबू लड़ियो, की साबू के अंदर कई कई चीजा रही, और काल जो बड़ो फैसलो आयो बिक मायने जखान नाम बता रहा कि लॉरेंस बिश्नोई, सुभाष बराल जगह अभी तक फरार है और लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में है साबरमती। और बात करा सर बहुत हाई प्रोफाइल मामलो हो, और एक जखी गोलियां की आवाज है पूरा राजस्थान ने हिला दियो बे टाइम पर, क्योंकि एक अंदर जो नाम आयो लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर अतो बड़ो है कि चारू मेर खटिन भी नाम आ जाना के हाई प्रोफाइल मामलो ऑटोमेटिकली हो जा। प्रकरण की शुरुआत की साबू हुई जो प्रकरण हुई है इकी बात करा तो हत्याओं पहली को चार्जशीट में पेश करी है, पूरी स्टोरी बताई अपन की शुरुआत खत्म करी और की साबू की प्लानिंग पूरी करी गई। दिलराज जी, पहले तो मैं आपको जो कल जो निर्णय हुआ है दिनांक 22/1 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश SC/ST श्रीमती रेणुका सिंह हुड्डा ने जो निर्णय पारित किया है, उस निर्णय के अनुसार 3 मुल्जिमान थे जिनमें जो षड्यंत्र का जो मुख्य सूत्रधार माना है हरदेवा राम, और जो शूटर थे उसमें हरविंदर और अरुण उर्फ छुरीमार, इन 3 को तो उम्र कैद की सजा से माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। बाकी अन्य जो सहयोगी जो मुल्जिमान थे उनको माननीय न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष जो अभियोजन की जो साक्ष्य आई, उस साक्ष्य के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई और यतेंद्र पाल सिंह, इन दोनों को संदेह का लाभ दे करके दोष मुक्त किया गया है। ये माननीय न्यायालय का कल का निर्णय है। अब इस निर्णय के अनुसार जो घटनाक्रम, जो इस घटना की जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, ये मृतक के पिता हनुमाना राम ने दर्ज करवाई थी। इस घटनाक्रम के अनुसार ये FIR दिनांक 23/8/2017 को पुलिस थाना रानौली में दर्ज हुई। घटनाक्रम के अनुसार ये था कि पहले से जो मुख्य जो शूटर थे, सूत्रधार थे, इन्होंने अन्य अपराधियों से मिलकर के इस मृतक जो सरदार राव था इसकी रेकी की, और रेकी करने के बाद में ये जहां दिनांक 23/8/2017 को जिस किराने की दुकान पे था, उस किराने की दुकान पे जब ये बैठा हुआ था तो इन्होंने 4-5 हथियारबंद लोग आए, इन्होंने धड़ाधड़ गोलियां मारी। इसमें ये मुलजिम अज्ञात भी हो सकते थे, लेकिन क्या हुआ उस दुकान पर CCTV कैमरे लगे हुए थे।
तो गोली मारने का जो पूरा घटनाक्रम था वो सारा सीसीटीवी कैमरों के अंदर आ गया। बिल्कुल। उस अनुसार पुलिस ने एफआईआर, नामजद एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें हरदेव राम का भी नाम था, सुभाष बराड़ का भी नाम था, और ये चुनावी रंजिश थी इनके आपस में। राजनीतिक रंजिश स्टार्ट खत्म हुई। राजनीतिक रंजिश का प्रारंभ वहाँ से हुआ कि ये जुराठरा जो सरपंच था, हाँ। पहले हरदेव राम था, इसका पुत्र था संदीप, वो किसी सरकारी सेवा में चला गया, हाँ। तो वो पद वहाँ से खाली हो गया। तो हारने वाला जो कैंडिडेट था वो सरदार राव था। तो वो सरदार राव इस जुराठरा का सरपंच बनना चाहता था, और हरदेव राम खुद अपने परिवार के किसी सदस्य को इसमें सरपंच सरदार राव पहले भी सरपंच रह चुका सरपंच था। रहा हुआ था, वो हार गया, इसके लड़के से चुनाव हार गया था। तो इन दोनों के ये राजनीतिक रंजिश हो गई आपस में कि इस बार सरपंच मैं बनूं। तो गांव में जो माहौल था वो सरदार राव के पक्ष में था। इस घटना से एक माह पहले करीब सीकर में ये मतदाता सूची का जो कार्यक्रम चल रहा था, नाम हटाने की जोड़ने का, प्रक्रिया, वहाँ सरदार राव भी आया हुआ था, हरदेव राम भी आया हुआ था। तो वहाँ इनकी आपस में बातचीत हुई, और वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो अनुसंधान किया उसके अनुसार मृतक के जो भाई वगैरह परिवार के लोग हैं, उन्होंने ये बयान दिए कि हरदेव राम ने उस वक्त धमकी दी थी। अच्छा। कि मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तो ये वहाँ से इसने रंजिश प्रारंभ हुई इनकी। तो इसका मकसद यही था कि भाई सरपंच चाहिए तो मुझे ही करनी है, और सरदार राव उसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा था। उसी दौरान क्या हुआ कि ये जो इसका जो भतीजा है सुभाष बराल, ये अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में था, और इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बंद था। तो इसने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो पत्रावली है, जो इंट्रोगेशन है, उसके अनुसार ये आया था कि हरदेव राम ने सुभाष से बात की, सुभाष ने फिर लॉरेंस बिश्नोई से बात की, दोनों से एक ही जेल में साथ थे अजमेर में। वहाँ तो ये तय हुआ कि शूटर तो लॉरेंस बिश्नोई का शूटर तो मैं भेज दूंगा तुम्हारा काम करने के लिए, सरदार राव की हत्या करने के लिए, रेकी करवाने वाले तुम तैयार कर लो। तो वहाँ सुभाष ने जेल में कोई एक सिम और एक मोबाइल यूज किया। वहाँ से उसने जो अपने परिचित लोग थे, जिसमें 120 भी में इनको जिनको सजा से दंडित किया गया, उन लोगों से संपर्क किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कॉल डिटेल भी प्राप्त की है। तो घटनाक्रम से पहले उनको रेकी करने वालों के घर कुलदीप था, जिसके घर पे सुभाष के कहने से जो हत्या करने वाले शूटर्स आए थे उनको रोका गया। उसके बाद में वहाँ से उन्होंने मोटरसाइकिलें ली। तो पहले दिन तो ये सफल नहीं हो पाए उस काम में। सेकेंड डे फिर इन्होंने रेकी की। रेकी करने के बाद में जब उस दुकान पे वो बैठा हुआ था, तो उन्होंने धड़ाधड़ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो ये घटनाक्रम हुआ है सर। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके इन सभी मुलजिमान को गिरफ्तार किया। क्या कारण रहे कि लॉरेंस, जिनका नाम डायरेक्ट आया, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, और सुभाष बराल जो अभी फरार है, उसमें अभी तक फैसला नहीं आया है, और लॉरेंस को बरी कर दिया? क्या कारण रहे उसमें? कि लॉरेंस के खिलाफ जो एविडेंस थी वो पर्याप्त साक्ष्य नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी कोई पर्याप्त साक्ष्य कलेक्ट नहीं की, क्योंकि जो मोबाइल जब्त था, क्योंकि लॉरेंस ने किसी भी व्यक्ति से मोबाइल पे बातचीत नहीं की थी। ये जरिए ऐप पे बात किया करते, तो वो इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं आया भाई ऐप इसने कब कहाँ से प्राप्त किया, इसने कब लिया। चार्जशीट के अनुसार लॉरेंस के खिलाफ यही साक्ष्य थे कि सुभाष बराड़ इनके आपस में बातचीत हुई, और बातचीत को आधार बना करके ही वहाँ उन्होंने जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बयान थे उन्होंने लेखपत्र किए। वो माननीय न्यायालय में आकर के इस बात से वो इनकार हो गया, इसलिए उसका फ़ायदा डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई को मिला। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के विरुद्ध 120 की कोई साक्ष्य नहीं थी। उसके केवल उसकी गिरफ्तारी थी, धारा 27 की इतलाएँ थी, तस्दीक, नक्शे मौके वगैरह वो बनाए थे। लेकिन आपको किसी हत्या के अपराध में किसी मुलजिम को जोड़ने के लिए आपको पर्याप्त साक्ष्य और मजबूत साक्ष्य संकलित करनी पड़ेगी, और वही साक्ष्य आपको न्यायालय में देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का न्यायालय में अभाव था। प्रोसिक्यूशन ये साक्ष्य किसी भी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाया। सुभाष बराल डायरेक्ट एक मायने इन्वॉल्व हुआ? सुभाष बराल जब हत्या हुई तब उस वक्त जेल में था, लेकिन वो जिस मोबाइल को यूज़ कर रहा था, जिस सिम को यूज़ कर रहा था, वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से थी, और उस मोबाइल को उसने जला दिया। लेकिन जो मुलजिमान गिरफ्तार हुए 120 के, उन सबके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोबाइल जब्त किए और उनकी कॉल डिटेल निकाली। तो जब कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन निकाली, तो इन मुलजिमान का जिनको 120 में सजा की है, उनका कनेक्शन सुभाष बराल से पाया गया। इस आधार पर उनको दोषी जगह साक्ष्य मिला सुभाष बराल डायरेक्ट बात का, तो कोई कॉल रिकॉर्डिंग मिली है, या फिर मतलब जखी बीका अंदर कुछ यान को मिलो जखाऊं बेरो पड़े के सुभाष बराल ही हो? नहीं, तो मोबाइल जब्त किया कि मोबाइल उसने जला दिया। और जो अदर जो मुलजिमान के जो मोबाइल जिनसे बात की, जैसे कुलदीप से मान लो आप, सुनील से जैसे बात की, भानु से बात की, तो इनके मोबाइल तो जब्त कर लिए,
उन मोबाइल्स को एफएसएल में नहीं बेचा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, केवल उनकी कॉल डिटेल प्राप्त की। और कॉल डिटेल प्राप्त करने के बाद में भी जो सेवा प्रदाता जो कंपनियां हैं उनके 65B के प्रमाण पत्र लेने होते हैं, वो भी इस पत्रावली पे नहीं थे, वो भी नहीं थे। लेकिन वो कॉल डिटेल के संबंध में अनुसंधान अधिकारी ने कॉल विश्लेषण जो तैयार की, कॉल डिटेल जो न्यायालय में पेश की, उनसे सुभाष बराल से इनकी आपस में वार्ता हुई थी, ये प्रमाणित था। लेकिन एफएसएल के बिना जांच एजेंसी है उनकी कभी रही नहीं, महत्वपूर्ण ये था उनको जो सेवा प्रदाता जो कंपनी के अधिकारी थे उनके स्टेटमेंट लेने चाहिए थे, उनका 65B का प्रमाण पत्र लेना थे, उस कॉल डिटेल को वही प्रमाणित करते, जबकि अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं ने ये प्रमाणित किया। तो बेस्ट एविडेंस के लिए सेवा प्रदाता जो कंपनी थी उनका अभाव था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वो उसको कलेक्ट नहीं किया। फिर भी माननीय न्यायालय ने के समक्ष जो कॉल डिटेल जो प्रस्तुत हुई, जिसमें सुभाष बराल जिस सिम को यूज कर रहा था उससे कुलदीप की बातचीत हो रखी थी, सुनील की बातचीत हो रखी थी और भानु प्रताप की बातचीत हो रखी थी। तो इससे इन 3 मुल्जिमान के खिलाफ जो है 120B का अपराध प्रमाणित था। बाकी मुल्जिमान जैसे किसी होटल में रखा वो साक्ष्य प्रमाणित थी, हालांकि वो गवाहन पक्षद्रोही घोषित हो गए। इसमें जिस गाड़ी का इन्होंने यूज किया गया, जिस गाड़ी में ये गए थे शूटर्स, उस गाड़ी की नेम प्लेट इन्होंने चेंज की, वो गाड़ी भी आज तक ये सारी वारदात खटे हुई गाड़ी की चेंज करना, जखी भी जगह है कौन सी जगह स्टे करे हो, फिर भी स्टे कर भी के बाद में पूरी प्लानिंग दोपहर में दिन दाड़े यानी कि अति बड़ी घटना अंजाम देवो। देखो इसके अंदर क्या हुआ था कि जो गाड़ी तो जयपुर रोड पे एक दुकान थी, वहाँ से उन्होंने नेम प्लेट चेंज करवाई, लेकिन न्यायालय के समक्ष वो गवाहन पक्षद्रोही, जैसे गौरव जहांगीर था वो भी हॉस्टाइल हो गया पक्षद्रोही, एक अन्य गवाह था वो भी पक्षद्रोही घोषित हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वो नेम प्लेट जब्त की थी। बाकी कोई ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थी। दूसरा, इनको ठहरने की जो बात है, जो गुडविल होटल में इनको ठहराया, वो साक्ष्य इन्होंने संकलित की। उस होटल मैनेजर को भी इसके अंदर मुलजिम माना है, जिसने वहाँ ठहराया है, उसको भी दोषित किया है 120B में। और दूसरा, जो भानु कुलदीप के घर पे जब इनको रखा, कुलदीप ने इनको रात को यहाँ रखा था, और रात को रखने के बाद में दूसरे दिन जब हत्या की तब कुलदीप इनके साथ था, लेकिन वो भी एक पर्याप्त एविडेंस नहीं थी। लेकिन माननीय न्यायालय ने उस एविडेंस को पर्याप्त माना और कुलदीप को इस आधार पर दोषित किया। और जिस मोटरसाइकिल को कुलदीप ने यूज किया वह गवाह भी पक्षधोरी घोषित हो गया था। लेकिन कनेक्टिंग एविडेंस, कॉल डिटेल और इनकी धारा 27 की इतलाएं, इस अनुसार इनको दोषी माना था। 3 ने आजीवन कारावास, 6 ने 10 साल की सजा, जी सर, और बाकी बरी, 2 को बरी। बात करा एडवोकेट राजेंद्र जी हुड्डा की टीम जबकि पूरा मामला देखे, और साथ में देखा तो यूथ जगह पूरी युवा है, जगह पूरा काम करवा लाग रहा है, वकालत करवा लाग रहा, कहीं अतो हाई प्रोफाइल मामलो हो, एक इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट पेश हुई, कोर्ट के मायने थे लड़बा लाग रहा, कौन सी यान की चीजें हैं जबकि अलग निकल रहा है एक मायने मामला का। जो सहअभियुक्त है उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है, और उनको अगर 302 में बरी किया गया, और बाकी प्रोविजन के तहत जो भी सेक्शन में 10 साल की सजा सुना के, अगर 302 में डायरेक्ट अगर आप 10 साल की सजा सुनाते हैं तो वो अवैध मानी जाएगी, बट इनके साथ में अगर 10 साल की सजा सुनाई गई तो वो वैध मानी जाती है। शूटर जगह आया बन की आधार के ऊपर, बाकी पहचान है करार भी के आधार पर बन सजा सुनाई गई। इसके अंदर क्या हुआ था, जो घटनाक्रम जो हुआ था जिस दुकान पे, उस दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उस दौरान सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज ली और वहाँ से मूल डीवीआर जब्त की, और उस मूल डीवीआर के संबंध में उन्होंने विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की और उसको एफएसएल भिजवाया गया। तो एफएसएल की जो जांच है उसके अंदर भी जो हत्या करने वाले लोग थे यही व्यक्ति थे, ये साबित हुआ। दूसरा, न्यायालय के समक्ष जिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये डीवीआर वगैरह जब्त किए, मुलजिमान को गिरफ्तार किया, उन्होंने न्यायालय में इन मुलजिमान को पहचाना और मृतक को पहचाना। तो ये मुख्य जो शूटर्स थे, इनको सजा करने का सबसे स्ट्रॉन्ग आधार यही रहा कि उनकी पहचान हो गई, न्यायालय में उनको पहचान कर लिया, और ये वही शूटर थे जिन्होंने सरदार राव की हत्या की थी, इसलिए उनको 302 में आजीवन कारावास की सजा दी गई। अंकित भादु है जो पहले किसी इनकाउंटर में मारा गया था, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी। तो पूरा मामला की है जगह आप बात करी तो बिग मायने वही है, पूरा प्रकरण जो हो कि 3 जगह मुख्य है बाने मुख्य आरोपी माना गया है, और बिग बाद में सह अभियुक्त के तौर पर 6 लोगों सजा दी गई है, और सह अभियुक्त मतलब जो को गुनाह करियो है बक मायने खटे न खटते मदद करी है, और बिग कारणों बाने 120B के तहत 10 साल की सजा, और जखा मुख्य आरोपी आयग मायने बन
आजीवन कारावास और बिक मायने हरदेवाराम हा और अरुण और तीसरा हरविंदर और तीनों ने आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो मामलो गुना बाई बात है कि थे करछो कोई भी करे तो फैसला में टाइम आसके जिया 9 साल को इंतजार आयो, लेकिन एक मैसेज कोर्ट के थ्रू वही आयो है कि गुनाह करशो तो भी की सजा भी थाने भुगतनो पड़सी और वही मैसेज आवे सबके बीच का मायने चाहे कतोई बड़ो आदमी हो कियान को भी गुनाह करसी तो भी की सजा जरूर है। जी सर। थैंक यू। राम राम साहब।